सवाल है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, नोट कर लें। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एंड एलैबोरेट। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एंड एलैबोरेट स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए, पहले हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, बेसिकली इसका मकसद क्या था और इसको पूरी दुनिया में राइज करने का क्या पीछे लॉजिक थी जो हमें ज़रूरत पड़ी कि पॉलिटिकल साइंस ही होगी तो पूरी दुनिया में चेंज आ जाएगा, एक नया एवोल्यूशन आ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली कि ऐसी टर्म है जिसमें हुकूमतें, गवर्नमेंट, स्टेट्स, इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक्स और वार, इसके जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं वो सारे पॉलिटिकल साइंस ही के हैं। बेसिकली ये एक ब्रांच है सोशल की, यानी कि जो हमारा सोशल लेवल है उसकी एक ब्रांच है। माशरती तौर पर पॉलिटिकल साइंस को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया गया। उसमें हमारे मुख्तलिफ अदारे आते हैं, जिनमें सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस का काम है वो है पावर, दूसरा स्टेट्स एंड तीसरा गवर्नमेंट। पावर्स किस तरह आती है हमारे पास, जब पब्लिक सपोर्ट करती है। पब्लिक सपोर्ट करती है, अपने मुंतखब नुमाइंदों को पावर में लेके आती है अपने वोट की ताकत से, जिसके वो इंडिपेंडेंटली ओपिनियन का इजहार करती है, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है। उसके बाद फिर यही पावर जो पॉलिटिकल तौर पर मिलती है मुंतखब नुमाइंदों को, वो फिर आती है स्टेट्स, रियासत। रियासत में क्या होते हैं, रियासत में अदारे होते हैं, डिफरेंट अदारे जो प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट्स को, ठीक है। यानी कि पावर, स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आती है हुकूमतें जो चेक एंड बैलेंस रखती हैं। स्टेट्स में कौन से अदारे आते हैं, स्टेट्स नाम है उन अदारों का जिसमें हमारे अस्करी इदारे आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कि आर्मी, वो स्टेट्स है। रियासत है तो हुकूमत है, रियासत नहीं है तो हुकूमत नहीं है। इसलिए पहले रियासत बाद में हुकूमत। जिस तरह पहले पाकिस्तान, उसके बाद हुकूमतें आती हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्रोसीजर से गुजरकर इक़्तिदार में आती हैं। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज मेकिंग करना, पॉलिसीज बनाकर उसको इन्फोर्समेंट करना। इन्फोर्समेंट होता है नाफिज कर देना। पावर आई पब्लिक से, डेमोक्रेसी से। स्टेट्स आई जो रियासत को चलाते हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट क्या है, चेक एंड बैलेंस करना अदारों के ऊपर और इन्फोर्समेंट करना। इन्फोर्समेंट से मुराद है नाफिज कर देना, जो भी पॉलिसीज बनानी है, जो भी मुल्क में आइन बनाने हैं, नए कानून बनाने हैं, उसको नाफिज कर देना पूरे मुल्क में, ताकि अवाम उसको फॉलो करते हुए हुकूमत को साथ सपोर्ट कर सके। फिर ही मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। तो इनकी सारा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर की जो मेन ब्रांच है वो पॉलिटिकल साइंस है, जो इन सारे दारों को इकट्ठा करके उसको पॉलिटिकल साइंस का नाम दिया गया है। आप समझ आ गया आपको? यहाँ तक कोई एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? क्लियर? जी लिखें।
देखिए जी, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ political science is the study of political and power from domestic comma international and comparative perspective. It entails ENTAILS. It entails understanding political ideas and different ideology with proceeding behavior as well as groups, classes, diplomacy and war. सो जो पॉलिटिकल साइंस का जो मुकम्मल शेप है, जिसको मैंने अपने वर्ड्स में इसलिए लिखवाया है कि आपको इसकी जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस बनाने का वो क्लैरिटी आ जाए, जिसमें आपकी डोमेस्टिक भी आ गया, पावर्स भी आ गए, इंटेल्स भी आ गए, इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, डिप्लोमेसी भी आ गई और वार भी आ गई। इवन डेट के अगर मुल्क के ऐसे हालात हो जाए, जंग का भी माहौल बन जाए, जंग भी करनी पड़ जाए, तो उसके लिए भी जो आपका पॉलिटिकल प्रोसीजर है, जिसमें तमाम मुंतखब आपके जो मेंबरान है वो और जो अपोजिशन वाले हैं वो बैठ के जो एक थिंक टैंक समझते, थिंक टैंक से कहते हैं जिसमें जो पॉलिसीज मेकर होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं मुल्क के लिए, रियासत के लिए, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल जो वर्कर वो भी साथ में होता है, और जो एक्सपर्ट ओपिनियन वाले वो सारे मिलकर एक थिंक टैंक बनाते हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मुल्क के लिए आने वाले वक्त के लिए पॉलिसीज बनाना, ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे आवाम को भी फायदा हो और मुल्क को भी फायदा हो, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का। अगर पॉलिटिकल साइंस ना हो तो हम डिप्लोमेसी रिलेशनशिप किसी से नहीं बना सकते। बेटा डिप्लोमेसी रिलेशनशिप उसे कहते हैं कि जो हम एक मुल्क के दूसरे मुल्क साथ तल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना। जैसा कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, अच्छे हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और हमें भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। कम से कम पॉलिटिकल लेवल पर हमारे और उनकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बराबर की सतह पे होना चाहिए, तभी ही वो हमें रिस्पेक्ट देंगे और हम उनको रिस्पेक्ट देंगे। तो जिसकी ये बेटा पॉलिटिकल साइंस में अगर डिप्लोमेसी ना हो तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज भी नहीं बन सकती। इंटरनल पॉलिसीज में आता है आपके मुल्की लेवल पे तो क्या होना चाहिए, जो नया लॉ बनता है, अगर आपने ये काम किया तो ऐसे हो जाएगा, ये लॉ तोड़ा तो ये हो जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि हमारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किस मुल्क के साथ हमने ट्रेडिंग करनी और किस मुल्क के साथ हमने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये पॉलिसीज में सारा आता है। ये सारा जो प्रोसीजर है इसे वो कंप्लीट प्रोसीजर को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक? नेक्स्ट आइए डॉक्टर ली कुक।
डॉक्टर लियू कुक। बेटा ये है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज द पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो हुकूमत की एक ऐसी साख्त है जिसको हुकूमत आगे लेकर चलती है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ गवर्नमेंट। जितनी भी हुकूमतें हैं बेटा, उन सब ब्रांचेस को जो चेक एंड बैलेंस रखता है वो ये पढ़ाता है, पॉलिटिकल साइंस रखता है। ये ना हो तो किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल प्रोसीजर है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, अदम इस्तेकाम होगा, और जब अदम इस्तेकाम होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क का ग्राफ नीचे आता जाएगा और दूसरे जो मुल्क हैं वो तरक्की करते जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं जब अगर कोई बाहर से बेटा, अगर कोई इन्वेस्टर भी है, बड़े ग्रुप्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पहले वो देखते हैं कि स्टेबिलिटी है, इस्तेकाम है, पीसफुल प्रोसीजर है, तो फिर ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना। जब इंस्टेबिलिटी होगी, अदम इस्तेकाम होगा, तो बेटा जिसने पहले इन्वेस्टमेंट की वो भी बाहर जाएगा। तो इसलिए जब तक हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मामला अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ गया जी स्कोप। स्कोप कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो फील्ड है वो कितनी वास्ट है, कितनी वसी लेवल पर है, और कहां तक ये पूरी दुनिया में एक अपना प्रोसेस करवा रही है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल स्कोप। यानी कि वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फॉलो करके पॉलिटिकल साइंस वास्ट लेवल पे फैली हुई है। ठीक है, उनमें जो पहला स्कोप इसका आता है बेटा वो होता है स्टेट, कि पॉलिटिकल साइंस का किरदार कहां कहां पे है। पहले आती है स्टेट। स्टेट में आता है गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट स्कोप स्टेट है, रियासत है तो गवर्नमेंट है, अगर रियासत नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं है। पहला स्कोप तो ये इस साथ बेटा नोट करते थे, इसी टेबल को बनाएंगे ना, यही हमारी हेडिंग्स है और आपका इस साथ साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप खुद भी अपने अल्फाज में इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर होना। ठीक है, सेकंड है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि सियासी नजरिया। अगर हमारे नजरियात मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे तो पॉलिटिकल जो प्रोसीजर है वो हमारा स्टेबल नहीं होगा, अदम इस्तेकाम रहेगा, मुल्क में पीसफुल प्रोसीजर नहीं होगा तो मुल्क में अमन नहीं रहेगा। तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में ये है कि हमारा जो नजरिया, जो आइडियोलॉजी है वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले मुल्क होता है, रियासत होती है, फिर हुकूमत होती है। ये पॉलिटिकल कंसेप्ट जो आइडियोलॉजी, जो नजरिया है। देखें ना, अगर इसी नजरिए को हम देखें तो थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री के पीछे जाएं तो जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वो क्या थी, उसकी जो बेसिक थी वो इस्लाम थी। इस्लाम को फॉलो किया, मुसलमानों की आइडियोलॉजी एक हो गई, कंसेप्ट एक हो गया कि मुल्क को हासिल करना है। इसीलिए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में हमारी आइडियोलॉजी भी मुल्क के साथ होना चाहिए। ठीक हो गया। थर्ड है, थर्ड इसमें आता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CONSTITUTIONAL, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। लॉज लॉज कौन बनाता जी? गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट कौन होते हैं? जो पोलिटिकल्स होते हैं ना, प्रोसीजर के सीधे रिलेटेड होते हैं जो जी लेजिस्लेशन जो करवाते हैं ना, कानून साजी होती है, वो उसी के थ्रू होती है। ठीक है, लॉज बनाते हैं किस लिए? स्टेट एंड गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस करने के लिए जब अदारे बेटा अपनी ऐनी हदूद में रहेंगे तो चेक एंड बैलेंस भी रहेगा। जब अदारे अपनी लिमिट्स क्रॉस करेंगे, अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे, तो इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अब देखना, एक अदारे की लिमिट है कि आपने अवाम के मामलात को हल करवाना, वो अवाम के मामलात की बजाय दूसरे जो अवाम के काम है उसमें पर्सनली करे, यानी कि अपनी लिमिट से क्रॉस करे, तो देन ऐसे इदारे तो होने चाहिए जो उनको चेक एंड बैलेंस रखें, उनसे पूछें, अकाउंटेबिलिटी हो, आंसरेबल करें कि हमें दें कि आपने यहाँ से अपनी लिमिट्स क्यों क्रॉस की है। आप दारों का जो काम है वो ऐनी हदूद में रहना है, यानी दूसरे नहीं निकले। ये होता है पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या होता है जी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक होते हैं जनाब कि जिसमें वक्त की जरूरत के साथ साथ जो अफसरान हैं रियासत की जो इंतजाम में शामिल होते हैं उनकी तरबियत की जाए। क्योंकि अगर तो जो पब्लिक जो एडमिन है, जो इंतजामिया है, जो मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट की तरबियत ही नहीं होगी, उसकी पॉलिटिकल अदारों से तरबियत ही नहीं होगी कि वर्किंग कैसे करनी है। लाइक एक ब्यूरोक्रेट है, वो CSS करके आता है, ग्रेड 70 में आता है, एज ए डिप्टी आता है, किसी भी पोस्ट पे आता है, तो पहले उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, उसकी तरबियत की जाएगी, उसको लॉ एंड ऑर्डर का बताया जाएगा, फिर उसको ये भी ट्रेन किया जाएगा कि सियासी मामलों को किस तरह हैंडल करना है, अवामी मामलों को किस तरह हैंडल करना है। अगर उसकी तरबियत नहीं होगी तो वो पब्लिक को किस तरह मैनेज करेगा इंतजामी लेवल पे, जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर अदारों में तरबियत याफ्ता अमला ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? काम तो रुक जाएगा। इसके लिए भी तरबियत का होना, जो रियासत के अफसरान हैं उनकी तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक होगा बेटा? पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट बेटा था इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन होता है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें हमारी पॉलिसी में वाज़ेह हो कि हमारे दुश्मन मुल्क कौन है, दोस्त मुल्क कौन है, बिजनेस किसके साथ करना है, एक्सपोर्ट किसके साथ करनी है, इंपोर्ट किसके साथ करनी है, ट्रेडिंग किसके साथ करनी है, वीज़ा प्रोसीजर किसके साथ बेहतरी करवानी है, किसके साथ हमने दोस्ती वाले ताल्लुकात रखने हैं। ये सारी चीज़ें पॉलिसीज मेकर तय करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब देखें, हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे सलामती कौंसिल में हमें ज़रूरत थी कश्मीर के मामले में, ठीक है, वोटिंग की ज़रूरत थी ताकि लोगों को रियलाइज़ कराया जाए, जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनको रियलाइज़ कराया जाए कश्मीर की वर्थ और वैल्यू क्या है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी की किस तरह धज्जियाँ उठाई जाती हैं, इंसानियत से भी गिरे हुए सलूक है, गैर इंसानी सलूक किया जाता है। तो उसके लिए हमने इसको यूटिलाइज़ किया, इंटरनेशनल रिलेशन को, जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनको साथ में लाया, उनके ज़रिए जो दूसरे ममालिक जिनको नहीं पता था कश्मीर की एक्चुअली वर्थ और वैल्यू तक नहीं पता था कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो उनको फिर हमने इसी के ज़रिए रियलाइज़ करवाया, बताया विद पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें वीडियो भी, पिक्चर्स भी, और जो लीगली तौर पर सारे पॉइंट आउट उसको क्लियर किए, फिर ही हमें सपोर्ट मिली, और तभी आज दुनिया ये कहती है कि ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि मकबूजा कश्मीर है।
इस पर कब्जा किया गया है, ये कोई रियासत का या इंडिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इंडस रिलेशन में कौन कौन से इदारे आते हैं, जैसे यूएनओ है, यूएनओ से भी आता है। यूएनओ के ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में यह करता है कि आपके जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मसाइल हैं उसका हल निकालना। जिन मुल्कों के साथ आपके मसाइल चल रहे हैं उनको प्रॉपरली उनसे डिस्कस करना ताकि उसका हल निकल सके, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में यूएनओ का भी बड़ा अहम किरदार है। नेक्स्ट बेटा आता है जी लोकल गवर्नमेंट। यही आपकी हेडिंग्स बनेंगी, यही आपका कंसेप्ट बन जाएगा, बात समझ आएगी। यानी जब आप याद करेंगे तो आपको आसानी के साथ उस टेबल के साथ क्लियर हो जाएगा, सही है। आगे का बेटा लोकल गवर्नमेंट। उससे आगे पॉइंट जी बेटा, उससे आगे लोकल गवर्नमेंट। बेटा लोकल गवर्नमेंट होता है मकामी हुकूमतें, मकामी हुकूमतें, ठीक है। एक काम होता है कि जो इंतजामिया लेवल पे काम करवाना होता है, मकामी हुकूमतों का काम होता है लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन लेवल पे काम करवाना। जो भी आपके मसाइल है आवाम के, उस मसाइल का हल करवाना। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है कि जब लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं तो आप उनको वोट देते हैं। जैसे जस्ट लाइक आपके जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है, लेडीज काउंसलर है, किसान काउंसलर है, लेबर काउंसलर है, यूथ काउंसलर है, तो इनको आप वोट्स देते हैं। वोट्स दे के ये फिर आपके हल्के में आपकी यूनियन काउंसिल के हिसाब से ये बन जाते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। इनका फिर एक पैनल बनता है काउंसलर्स का। फिर ये आपकी इंतजामी लेवल पे, लोकल लेवल, मकामी लेवल पे आपके जो मसाइल हैं उसका हल निकालते हैं। और दुनिया का जो सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट तरीका है डेवलपमेंट करने का, उनमें लोकल गवर्नमेंट का बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान में बेटा ये लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2003 में। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स होती रही हैं और ये कंटिन्यूस है। तो जो दुनिया के जो बेस्ट, जो दुनिया के पीसफुल भी हैं और रिचेस्ट भी सिटीज़ हैं, जैसे न्यूयॉर्क के लंदन में, उधर भी लोकल गवर्नमेंट का ही कंसेप्ट है। लाइक मेयर, यहाँ पे हमारे जो लोकल लेवल नाज़म होते हैं वहाँ पे मेयर होता है। और जिस तरह हमारा भी अब सिटी का पहले डिस्ट्रिक्ट नाज़म होता था, अब उसको लॉर्ड मेयर का दे दिया, तो मेयर सिस्टम होता है। तो उसका काम भी यही है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को पूरी सिटी को कंट्रोल करना, उसके जो मसाइल उसका हल करवाना। तो लोकल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल में बहुत ही अहम किरदार है, इम्पोर्टेंट रोल है इसका। इसके बगैर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती लोकल लेवल पे, ये बहुत जरूरी है बेटा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज कर लें, प्रेशर ग्रुप्स कह लें। प्रेशर ग्रुप्स, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं और प्रेशर ग्रुप्स इसे कहते हैं। इसके साथ ये भी लिख लें, पब्लिक ओपिनियन भी लिख लें, पब्लिक ओपिनियन। बेटा ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पब्लिक ओपिनियन होता है, ये एक हुकूमत में बाहर रह के भी और अंदर रह के एक लॉबीज का काम करती है। लॉबीज क्या होती हैं? जो मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी होती हैं, जो हुकूमत पर तनकीद भी करती हैं और तारीफ भी करती हैं। तनकीद भी करती हैं, तारीफ भी करती हैं, उसके हक पे बात भी करती हैं, उसके मुखालिफ बात भी करती हैं। अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, आपने बेटा अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा कि जो बड़ी बड़ी ये जो फैक्ट्री हैं, कंपनी हैं, उनकी एक यूनियन होती है, लेबर यूनियन। समझ रहे? अब जो यूनियन होती है उसका काम क्या था? जब उसके मसाइल में रुकावट आती है वो क्या करता है? हड़ताल करता है। जब वो हड़ताल करता है तो वो कंपनी का काम बंद कर देता है, शटर डाउन कर देता है और वो कंपनी का मिल का काम बंद हो जाता है। जब कंपनी का काम ही बंद हो गया तो कंपनी ऑटोमेटिकली उसकी वो सारी बातें मानने को कोशिश करेगी, आमादा होगी जो वो प्रेशर डाल के करवाना चाहता है। तो
प्रेशर ग्रुप बेसिकली हमारे मुल्क में इसका मिसयूज भी ज़्यादा होता है और जो पॉजिटिव यूज़ है वो कम से कम होता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मसाइल के लिए निकलते हैं और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो किसी के कहने पे करते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप। पब्लिक ओपिनियन ये होता है अवामी राय, यानी कि अगर हमें अवाम की राय का लिहाज रखना। अवामी राय क्या होती है? अवाम कहती है जनाब ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मैं नहीं हूँ, मैं इसको वोट नहीं डालूंगा। अब जो दूसरी पार्टी उसको उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। डेमोक्रेसी इसी का नाम है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डिबेट, कि आप इंडिपेंडेंटली ओपिनियन दें, वो चाहे किसी के हक में जिसके मुखालिफ हो, वो बर्दाश्त करें और उसका हल निकालें। बाज़ बेटा ऐसा होता है कि तनकीद बराए तनकीद होती है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है तनकीद बराए इस्लाह होती है। जो तनकीद बराए तनकीद होती है उसका तो हल ही नहीं निकल सकता, जो तनकीद बराए इस्लाह होगी उसका हल है, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर हम तनकीद बराए तनकीद ही करते रहेंगे तो मुल्क वहीं पे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है बेटा सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बेटा सक्सेस जो होती है ना वो होती है जब अवाम मुल्क के अंदर आजादाना विदाउट एनी प्रेशर अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे के मुतल्लक आज़ादी से राय का इजहार करते हैं। वो राय का इजहार वोट से भी हो सकता है, स्पोर्ट से भी हो सकता है, वो उससे बोल कर भी हो सकता है। और डेमोक्रेसी ये भी कहती है कि जितने भी मुल्क में सिटीजन हैं, जो आम शहरी हैं, उनको वो सारे फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जो उनका हक है, यानी कि जो उसके बुनियादी हकूक हैं। बुनियादी हकूक क्या है? हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है? तलीम, सेहत, रोजगार जिम्मेदारी है, ठीक है। अपनी माम के लिए आसानियां पैदा करना, कानून में आसानियां लेके आना, जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना ताकि अवाम के लिए आसानियां पैदा हों, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, जो उनके मफादात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और उनके जो मसाइल हैं वो कम से कम होना चाहिए बल्कि उनका हल भी होना चाहिए। तो अगर ये मसाइल अवाम की दहलीज पर ही हल होने शुरू हो गए अवामी राय के मुताबिक, तो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी बन जाएगी। तो जमहूरियत की कामयाबी इसी में है। अगर बेटा जमहूरियत ही ना हो तो अवाम के पास पावर कैसे यूटिलाइज करेंगे? जमहूरियत है तो अवाम अपनी पावर यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट है बेटा क्वालिटी ऑफ स्टेट। एक मियारी जो रियासत होती है उसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये होता है मियारी रियासत का कि उसमें अवाम खुशहाल हो, रियासत के अंदर अवाम तरक्की करे, रोजगार के मसाइल हल हों, उनको खुशहाली मिले, फिर बनती है क्वालिटी स्टेट, मियारी रियासत, जिसकी बुनियाद ही ये है कि अगर अवाम खुश है तो रियासत ठीक है। अगर अवाम के मसाइल ही नहीं हल हो रहे, उनके जो मेजर और बेसिक जो मसाइल हैं वो हल ही नहीं होंगे, खुशहाली नहीं होगी, तो क्वालिटी ऑफ स्टेट कभी नहीं बनेगी। तो क्वालिटी स्टेट में अवाम की ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखा जाता है। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी जो हमें एक तो होता है बेटा ताउन मिलता है मुल्की लेवल पे, एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे हमें ताउन मिलना। कॉर्पोरेशन होता है ताउन, स्पोर्ट, मतलब जैसे हमारे मुल्क में इन्वायरमेंट का बड़ा इशू है, माहौलियात का बहुत इशू है, जो कि माहौलियात के पैरामीटर्स हैं उसको हम फॉलो नहीं करते, उसके मुताबिक हम चलते ही नहीं, जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं। तो उसके लिए
जब हमारे मुल्क में किसी किस्म का मसला आता है तो हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ज़रिए दूसरे ममालिक हैं उससे ताउन लेते हैं और उस मसाइल का हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज से 5 7 10 साल पहले डेंगू का नया इशू आया था तो हमने ताउन लिया था श्रीलंका से, उनके डॉक्टर्स आए, साइंसदान, उन्होंने हमें वो दिया और उसका हल निकाल कर दिया डेंगू का क्या हल, और हम उसमें कामयाबी हुई। इसी तरह हमारे पास रिसेंटली एक इशू आया कोरोना का, तो हमने मुल्की लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन के साथ उसको कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश भी की, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर किसी भी मसाइल का हल अगर निकालना हो तो आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसकी सपोर्ट करता है। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी ठीक होगी तो हमें कोऑपरेशन ही मिलेगा, अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं ठीक होगी तो कोऑपरेशन में नहीं मिलेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। बेटा आगे आ गया जी मेथड ऑफ स्टडी। स्कोप के ये था स्कोप के बाद आएगा मेथड ऑफ स्टडी। अब ये डिफरेंट मेथड आएंगे जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल साइंस को जो शुरुआत है उसको एलैबोरेट करना है कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और ये आस्ता आस्ता दुनिया में कैसे डेवलप हुआ। तो बेटा जब मेथड ऑफ स्टडी है उसमें आता है पहला जी हिस्टोरिकल मेथड। इस बार लिखे ना, ये लिखे मेथड ऑफ स्टडी, लिखे नीचे हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है? तारीखी तौर पर, ठीक है, तारीखी तौर पर मुताला करना कि इसकी तारीख क्या है। पॉलिटिकल साइंस की ना एक अपनी एक तारीख है, मतलब एक ऐसी साइंस है जो मुख्तलिफ सोशल साइंसेस को मिलाकर एक साइंस बनती है। मतलब पहले था दुनिया में वन मैन शो था, बादशाही निज़ाम था, किंगडम आ गया। बादशाही निज़ाम की वजह से पॉलिटिकल साइंस का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। मतलब ये था बादशाह मर गया तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका इस तरह नस्ल दर नस्ल किंगडम सिस्टम चलता रहता था और जिसमें एलिजिबिलिटी थी, जो इस चीज़ का अहल था, जिनके अवाम में भी थे, उनको उस लेवल का मुकाम नहीं मिलता था, ना ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। तो हिस्ट्री में चेंज लाने के लिए पहले हमें जो वन मैन शो था, किंगडम सिस्टम था, बादशाह निज़ाम, उसको ख़त्म किया और मुख्तलिफ जो फिलासफर थे उसमें अरस्तू ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अरस्तू कहता था कि अवाम अपने नुमाइंदे को करे, अवाम ही अपने अवाम की पावर से नुमाइंदा मुंतखब हो, चाहे बादशाही हो जाए लेकिन अवाम से हो, ज़बरदस्ती ना हो। तो मतलब अवाम से पूछा भी नहीं, अवाम की ओपिनियन का जो आज़ादाना ओपिनियन का हक था वो भी नहीं दिया उनको, जिससे बता सके हमने किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, तो वो भी छीन लिया। तो उसको कहता नहीं, इस तरह करें, अवाम को शामिल करें, निज़ाम में अवाम को हिस्सा बनाएं। बादशाह निज़ाम में अगर अवाम आपका हिस्सा नहीं बनेगी तो बादशाह की रीट कायम नहीं होगी, बादशाह की पावर वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगी अगर अवाम के साथ सपोर्ट ना हो। और होता ऐसा है हिस्ट्री में, अब देखें ना, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, बहुत बड़े एम्पायर जब ये उड़े तो अल्लाह के फजल से सल्तनत उस्मानिया ने उड़ा दी। गद्दारियां भी तो इनके ही दौरे हुकूमत में शुरू हुई है। क्या गद्दारियां? हाँ वही ऐसे। बेटा दूसरा आ गया जी ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑब्जर्वेशन क्या होती है? किसी चीज का मुशाहिदा करना। मुशाहिदा करना। अब
पॉलिटिकल साइंस को आगे लेकर चलने के लिए मुशाहदा किया गया अरिस्टल के थ्योरी पे और अफलातून की थ्योरी पे। इन दोनों की थ्योरीज को समझा गया। इन्होंने जो बनने से पहले अरिस्टल ने इन चीज़ें कही थी, उस चीज़ को आवाम आगे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलती रही और उसी चीज़ को आगे लेकर चलता रहा है अफलातून। फिर जाके इस लेवल पहुंचे हैं कि यार पॉलिटिकल साइंस भी, पॉलिटिकल जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सी उसमें तब्दीली आनी चाहिए। साइंस और सियासत का नाम बाद में दिया गया। पहले ये लैटिन वर्ड था, पुलिस से निकला था, बेसिकली ये वर्ड निकला था पुलिस से, ठीक है। तो पुलिस से फिर लैटिन वर्ड से बन गया ये इंग्लिश में पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल की जो प्रोसीजर है उसकी जो बुनियाद बनाई थी ना पॉलिटिकल साइंस की, वो अरिस्टल था। अरिस्टल के बाद फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ अरिस्टल को कह सकते हैं, इनका अरिस्टो था। उसके बाद अफलातून आए, फिर बाकी जितने भी रिसर्चर थे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करते करते इसको एक शेप दे दी। अपने ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के बाद उन्होंने इसका नाम दे दिया पॉलिटिकल साइंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है जनाब एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है तजर्बाती तरीका। मतलब दुनिया में पॉलिटिकल साइंस को लाने के लिए पहले आया बादशाह निज़ाम खत्म हुआ, फिर आपका आ गया जनाब मार्शल लॉ, फिर दूसरी ज़बरदस्ती जो बागियों ग्रुप था उन्होंने आगे कब्जे करने शुरू कर दिए, कब्जे करने शुरू कर दिए, फसाद शुरू होने जो गए, आपस में खानदगी शुरू हो गई, बागियों ने एक अलग से मुल्क में तबाही मचानी शुरू कर दी। तो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंटल भी, उसमें कोई रियलिस्टिक कंक्लूजन नहीं निकला जिससे कहा जाए कि ये तरीका वाज़ेह है और इससे ही बेहतरी आ सकती है। तो जब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल कर लिए तो फिर एट द एंड डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल साइंस के साथ जोड़ा गया, पॉलिटिकल प्रोसीजर के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी पूरी दुनिया में। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस है तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल है। तो बुनियाद बेसिकली जो पढ़ी वो अरिस्टल ने डाली, फिर ऑब्जर्वेशन हुई, तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ और एट द एंड हमें डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस हासिल हुई। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है बेटा? एनी क्वेश्चंस? बेटा सादा जी बिहेवियर मेथड, बिहेवियर मेथड बिहेवियर मेथड। बिहेवियर मेथड क्या होता है जी? एक ऐसा मेथड जो इंसान की साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर और उसके रवैये से अक्स किया जाता है। वो क्या अक्स किया जाता है जो हमें हासिल होता है? जैसे कि बिहेवियर मेथड में ये आता है ना कि रवैया कैसा था। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि लोगों से पहले कैसे डेमोक्रेसी को पूरा एवोल्यूशन चेंज हो कर दुनिया का सर्कल चेंज हो गया था डेमोक्रेसी में। 1939 टू 1945 में दूसरी जंग हुई, पहली जंग हुई 1940 से 1918 तक हुई। अब ये दोनों जो जंगों के थे इसके बड़े अवाम पर असरात पड़े। यूरोपियन जंग वार थी ये, ठीक है, यूरोप सारा आपस में लड़ा हुआ था, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, बर्तानिया, ये आपस में क्लैशेस थे, जापानीज भी थे। अब अवाम का रवैया उसके साथ बदलता गया। जब जंगें होती रही, अवाम की सोच, उनका साइकोलॉजिकल अफेक्ट और उनका रवैया वो डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट होता था। अब अवाम जो भी कुछ चीज़ आपसे करता था, अवाम उसी को अपना लीडर मान लेती थी। अब लीडर के लिए लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए जो अवाम को पता नहीं थी कि लीडरशिप क्वालिटी के वो यही समझते हैं जो जंग लड़ के आ गया ना, जीत गया, वो ही करता धरता है। तो 1955 से 1960 के दौरान ये 10 साल का टेन्योर था ना, इसने अवाम की सोच में बड़ा गहरे असरात छोड़े, स्पेशली वेस्टर्न में और साउथ एशिया, ये दोनों में। ठीक है, जब इन दोनों के
इफेक्ट्स आए, आफ्टर इफेक्ट्स आए वार के बाद, तो अवाम की सोच बदलना शुरू हो गई, उनका बिहेवियर बदलना शुरू हो गया, और फिर अवाम आस्ता आस्ता डेमोक्रेसी की तरफ जाना शुरू हो गई, और अवाम ने फिर अपनी वोट की ताकत को यूटिलाइज किया, समझा, और इसमें कामयाब हुए, और अपने जो पसंदीदा नुमाइंदा था उसको मुंतखब किया वोट के जरिए। तो ये बिहेवियर और साइकोलॉजिकल इफेक्ट दोनों का आपस में इफेक्ट्स के बाद ही डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग हुई थी। ठीक हो बेटा, नेक्स्ट है इसके बाद आगे आ जाती हैं अप्रोचेस। इसमें दो किस्म की अप्रोचेस हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल होता है रवायती अप्रोच। मतलब रवायती क्या है, जिसमें सरकारी तौर पर और अमूमी तौर पर, हिस्टोरिकल तौर पर कवानीन तब्दील कर दिए गए। जो बादशाह की रिवायत थी उसको तब्दील कर दिया गया। जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट था, ट्रेडिशनल में आता है रवायती तरीका, वो क्या था आपका, वही बादशाही निज़ाम। अब इसमें चेंजिंग कैसी आई, इसमें पहला फैक्ट डाला गया हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, और जो दूसरा मेथड था वो था लॉजिकल, और जो तीसरा मेथड था अप्रोचेस का वो था लीगल। अब हिस्टोरिकल में क्या था कि जो बादशाह का रवायती तौर पर जो निज़ाम था, उसका जो नुक्ता नज़र था, वो ट्रेडिशनल के बाद चेंज होना शुरू हो गया। यानी कि किंगडम का निज़ाम आस्ता आस्ता चेंज होता हुआ अवाम के पास आ गया, और इमाम के पब्लिक के बाद ये आ जाता है लॉजिकल। यानी कि इसको लॉजिकल भी कह सकते हैं, फिलोसफिकल भी कह सकते हैं। फिलोसफी क्या होती है, एक ऐसा फलसफा जो किसी चीज़ को वाज़ेह तरीके से बयान किया जाए। ठीक है ना। अब इसमें लॉजिक ये थी कि इसमें वजह क्या थी कि किंगडम को चेंज करके हिस्टोरिकल से लॉजिकल फिलोसफिकल में आए, क्योंकि अवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अवाम का उस इन्वायरमेंट में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अवाम को पहले अवाम की ताकत से स्ट्रॉन्ग किया गया। वो क्या था, वोट। दूसरा क्या था, डेमोक्रेसी। वोट सिस्टम कौन लाया था सर? वोटिंग सिस्टम आया था डेमोक्रेसी में स्टेप बाय स्टेप, और ये सिस्टम बेसिकली ये सिस्टम शुरुआत की थी ब्रिटिश ने, जिसे मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। दुनिया में पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले ब्रिटिश थे, जिसको पूरी दुनिया में मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तमाम पार्लियामेंट की माँ, जितने भी पार्लियामेंट्स हैं, वो सबका कॉन्सेप्ट सबसे पहले दुनिया में आने वाले ये कौन से ईयर में आया? बरतानिया लेके आया था। ये 1618 के बाद शुरू हुआ मामला सारा, यानी कि ग्रेट सेंचुरी 1670 के बाद, 70-80 में। ठीक है, आगे बेटा आ जाता है जनाब बिहेवियरल अप्रोच। जो उसकी सेकंड टर्म है बिहेवियरल अप्रोच है। लीगल और लॉजिकल तो पढ़ेंगे। लीगल में जो लीगल था ना, हिस्टोरिकल में तो ये था बादशाही निज़ाम था, उसको चेंज करना। लीगल में ये था जो लॉजिकल है, इसे फिलोसफिकल भी कह सकते हैं कि क्योंकि आवाम के ज़हन में ये फिलोसफी थी कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिससे हम अपने नुमाइंदे को मुंतखब करा सकें, जो हमारा नुमाइंदा हो, जो अवामी नुमाइंदा हो। तो उसके लिए सबसे पहले डेमोक्रेसी की स्पेस दी गई। जब डेमोक्रेसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया तो फिर अवाम की वोट से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत में आए। और लीगल तौर पर इसलिए था कि इसमें जब अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे आए, फिर उन्होंने आते सारी लेजिस्लेशंस करवाई, कानून साजी करवाई, अवाम की बेहतरी के लिए कवानीन बनाए ताकि मुल्क में चेक एंड बैलेंस रहे और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया जाए।
ठीक हो गया। आगे बेटा का बिहेवियरल अप्रोच लिख रहे हैं। बिहेवियरल अप्रोच जो बेसिकली है ना, ये शुरुआत हुई 20वीं सेंचुरी के बाद, 20वीं सदी के बाद बिहेवियरल अप्रोच की शुरुआत हुई। और वो शुरुआत क्या थी कि जो नौ आबादी निज़ाम था ना, नौ आबादी के जहाँ से लोगों का लोगों को आबाद किया गया, ठीक है। तो अमेरिका और जर्मन में सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यही था कि हिटलर ने जितने भी जूस थे, यहूदी, उनकी नस्लकशी कर दी, ठीक हो गए। तो जब उनकी नस्लकशी करनी शुरू कर दी, तो जो नस्लकशी जब शुरू हो जाती है तो फिर आसार से उस कौम को खत्म होना शुरू हो जाता है। तो उसके अदर जो दूसरा है इसका, वो ये है कि फिर अमेरिकन नौवादी, जिसमें अमेरिका में नौवादी निज़ाम शुरू हो गया, रेड इंडियंस भी आ गए, अफ्रीकन भी आ गए, सारे आने शुरू हो गए, वहाँ पे पनाह लेने शुरू कर दिया, वहाँ से उनका नस्ल दर नस्ल सिस्टम होना शुरू हो गया। जब मुख्तलिफ कौमों के लोग एक जगह पे आके नौवादी निज़ाम को शुरू करते हैं तो उनके बिहेवियर में, उनकी मेंटालिटी लेवल में और साइकोलॉजिकल में, तीनों में तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि नया एनवायरनमेंट होता है। उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए अवाम को अपना मेंटालिटी लेवल चेंज करना पड़ता है, थिंकिंग लेवल चेंज करना पड़ता है। जब उनका थिंकिंग लेवल चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो उस मुल्क के साथ एडजस्ट होना शुरू होते हैं, उनकी पॉलिसीज के साथ, उनकी कम्युनिटी के साथ एडजस्ट होना चाहते हैं। तो जब ये एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं तब उनके बिहेवियर में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं और वो उस मुल्क का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। बट लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आता है कि जो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत की गई तो उसमें बहुत से एलिमेंट भी थे, जैसे कि इकोनॉमिकल, मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर, वो भी इसकी एक ही ब्रांच है। इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर भी इसी की ब्रांच है। अगर पॉलिटिकल साइंस ना हो तो ये सारी ब्रांचेस का वजूद ख़त्म हो जाता है। इसीलिए पॉलिटिकल जो ब्रांच है उसे सोशल ब्रांच भी कहा जाता है, कि ऐसी समाजी सरगर्मी जिसमें तमाम चीज़ों को, ग्रोहों को इकट्ठा किया, जिसमें आपका आता है इकोनॉमिकल, मोरालिटी, एथिकल, रिलीजियन, पॉलिटिकल प्रोसीजर्स, पावर्स, डोमेस्टिक्स, वार और इसके अलावा डिफरेंट पॉलिसीज़ जो किसी भी रियासत को मजबूत करने के लिए बनाई जाती हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोसीजर के तहत ही बनाई जाती है। और जो पॉलिसीज मेकर होते हैं वो पहले इसको प्रॉपर स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करके बनाई जाती हैं। क्योंकि जो भी थिंक टैंक बैठे होते हैं वो थिंक टैंक जब भी पॉलिसीज बनाते हैं तो बड़ा उसको डीपली रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद ही उनको फिर वो पॉलिसीज को फाइनल शेप देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका पॉलिटिकल साइंस का